आवाज़ आ रही है? ठीक। नाउ सी, कल हम लोगों ने बात कर ली थी ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे चल रही थी आपकी बातें, ठीक है। तो कल हमने एक चीज़ देखी थी, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे थे हम, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? जे थॉमसन। ये याद रखना किसने डिस्कवर किया, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इसके लिए, रिमेंबर दिस थिंग, जे थॉमसन। जो ईयर था इट्स अराउंड 1897 के आसपास की बात है, और विलियम क्रुक जो था ना वो जस्ट इसका उल्टा था, 1879 में था, याद रखें, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन वर्ड किसने दिया था, और कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मतलब कैथोड रे है, तो कैथोड रे वर्ड किसने दिया था, कैसे काम हुआ था ना, एवरीथिंग। ऑलराइट, नाउ द सेकंड थिंग, अब आती है यहाँ पे बात, कुछ नोट्स करने थे आपको, पॉइंट्स जो मैंने कहा था आपको कि दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको बेटा काट के दोबारा लिखना एक बार प्लीज़, जो लास्ट के जो 3 पॉइंट्स थे उसको दोबारा करना आप। दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसने दिया था? मिलिकन ने दिया था। और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट इज़ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था ये तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज देयर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब दैट इज चार्ज इक्वल्स टू एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई, वेर क्यू इज द चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रॉन एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके थ्रू निकालते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। क्वांटाइज मतलब कंजर्व हो गया वो चीज़, क्लियर है। तो ये सिचुएशन आई है आपके सामने। तो इस चीज़ को याद नहीं करना, आपको जो वैल्यू याद रखनी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है बेटा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। C फॉर कूलम, एंड कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट है, याद रहेगा, ठीक है। माइनस क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड आया था आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्ज बाय मास रेशियो करो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग E/m रेशियो भी कहते हैं। किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय जे थॉमसन। और याद रखना बेटा, इसी चीज़ के लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इस चीज़ के डिस्कवरी के बाद में जब इसने चार्ज और मास रेशियो बताया ऐसी स्मॉल पार्टिकल का जो कि इनविजिबल है थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली, माइक्रोस्कोप के थ्रू भी बहुत मुश्किल से देख पा रहे हो आप, इसको स्पेशलाइज माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। और उसने फिर टीवीज़ वगैरह बने थे, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने दैट इज CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड CRT इज कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। याद है आपको पहले के टाइम पे टीवी होती थी, स्क्रीन बाहर की तरफ होती थी और पीछे की तरफ बड़ा सा डब्बा होता था, उसके अंदर ये फिट होता था, ये चीज़ करवाते थे उसको, और उसी के थ्रू आपको सारी चीज़ें एनालाइज हुई। तो इसके डिस्कवरी के बाद में ही वो सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। इसलिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि उसने किस तरह से एक इमेज को किस तरह से ड्रॉन किया ऑन अ स्क्रीन, जो कि आज तो बहुत एडवांस लेवल हो चुके हैं, आज हम LCDs LEDs पे आ गए, लेकिन इनिशियली वहीं से स्टार्ट हुआ था। कंप्यूटर टीवीज़ का जो ट्रेंड था वो वहीं से फोकस्ड किया गया था, क्लियर। सो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था बेटा? 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg और 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, याद रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको वो कर लेना करेक्शन। थर्ड इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें बेटा, याद रखना इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, बस सिंपली एक आइडिया लगाया है कि चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे। अगर चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। कैसे? लेट्स सी, मास को हम m कह देते हैं, स्मॉल m। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या किया उसने? चार्ज लिया, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन द चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो।
तो आप देखोगे इसको मैं ई से शो कर दूं और इसको मैं ई बाई एम से शो कर दूं, तो ई से ई कट गया और एम आ गया। देखिए सिंपल मैथ्स, बात समझ में आई? कैसे काम किया, क्लियर हुआ? चार्ज लिखा, चार्ज बाय मास रेशियो लिखा, तो चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास इज, नाउ लिसन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला इन्होंने? दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दीज टू आइडियाज। इन दो को लगाया, तो चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो, तो चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे तो चार्ज की वैल्यू ये थी, मास की वैल्यू, चार्ज बाय मास वैल्यू ये थी। दोनों को सॉल्व किया तो कितनी वैल्यूज आई? दिस वन। अब एक और चीज़ याद रखना, ये जो मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ क्या होता है? घूम रहा होता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो दिस मास इज जनरली कॉल्ड एज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम इसको? रेस्ट मास। कि ये एज्यूम किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलहाल रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करके बताया है। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा स्पीड ऑफ वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्या आप घूम सकते हो ऐसी चीज़ को? पकड़ोगे तो मास निकालोगे ना, तो वो चीज़ है। एक और मास आपको जानने की जरूरत है, दैट इज रिलेटिव मास। फोर्थ याद रखना है आपको, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव का मतलब किसी से आप कंपेयर कर रहे हो, अब कंपैरिजन किसके साथ होगा? तो सबसे छोटा एटम जो होता है वी कॉल्ड एज हाइड्रोजन, उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के सामने आता है, दैट इज 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मास। सीधा कह सकते हैं कि एक जो एटम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे छोटा मास उसी का होगा, तो उससे कंपेयर करते हैं तो इसका मास देखो जरा कितना आ रहा है, 1/1837 टाइम छोटा। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो आप अंदाज़ा लगाओ जरा कितना है। इट इज़ 1/1837 टाइम्स स्मॉलर देन द हाइड्रोजन मास। तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो बेटा। मास जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करना, 10⁻⁻31 कितना छोटा मास है। एक पार्टिकल लो, उस पार्टिकल के 10 लाख गुना छोटा पार्टिकल कर दो, उसको तोड़ दो, फिर उसका मास कैलकुलेट करो, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या उससे भी छोटा मानो उसको, इतना छोटा पार्टिकल जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे होगा वो, उसका ये सारी चीज़ें उसने बताई और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इतनी ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये हो गया? तो 4 चीज़ें हैं, चारों की वैल्यूज़ बहुत परफेक्टली याद होनी चाहिए, बहुत परफेक्टली, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की? नाउ हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बेटा कुछ बातें तो आपको पता है। पहला, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, बोल सकते हैं कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये तो पता है ना बेटा आपको, कैथोड रेज आर जनरली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्यों है? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है उस पर, ठीक है। अब ये चीज़ कंफर्म कर रही है इसने कि नेगेटिवली चार्ज क्यों है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया पता करने के लिए कि नेगेटिव है या नहीं। तो इन्होंने बोला व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अप्लाइड, इट डेविएट्स। डेविएट का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। यस बेटा, व्हाट डू मीन बाय डेविएट? डेविएशन। ब्लैंक कैसे हो रहे हो आप लोग? कुछ आता नहीं क्या? इंग्लिश भी नहीं आती? व्हाट डू मीन बाय डेविएट? बेंड हो जाना, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना। बस एक ही आदत ठान रखी है तुमने, लिखो बस, लिखो लिखो, और एग्जाम में बारी है लिखने की तो कुछ नहीं आ रही है ना।
नाउ सी, इन्होंने क्या किया, इस तरह से कैथोड रे ट्यूब बनाई, बार बार डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स रखे इसने, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया विद अ हाई वोल्टेज बैटरी। इस तरह से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए ये इसका नेगेटिव एंड है और ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इज कॉल्ड एज कैथोड, वही सेम चीज़ की, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। एक तो ऐसी थी यहाँ, एक ऐसे लगा दी इसकी परपेंडिकुलर, तो क्या किया इसने, एक और प्लेट लगा दी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गया, कि इसको दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? और इसने नोटिस की एक बात को, इस जो पॉजिटिव एंड है, इस चीज़ को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर दिया। भाई मेटल प्लेट थी, उसको आप कैसे भी शो कर सकते हो, नीचे की तरफ लगा दिया, दिस इज़ द पॉजिटिवली प्लेट, और इसको पूरी स्क्रीन को क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया, दैट इज ZnS। अब क्या होगा, रेज निकलेंगी, निकलेगी। आपने कैसे कह दिया बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है, कैसे बोलोगे, क्यों नेगेटिवली चार्ज है, कैसे पता तुम्हें नेगेटिवली चार्ज है? भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ से रेज निकल रही हैं तो सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या, वो थोड़ी सी डेविएट होके इधर टकराई और इधर की तरफ टकराई, तो इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन पाया उसने। इस बात से ये कंफर्म होता है कि दैट रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इज इट क्लियर नाउ? ठीक, तो ये पॉइंट था जिसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं दैट शोज दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। और ये पता कैसे चला, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आपको चमक दिखाई दी, अगर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का तो सीधे जाके यहाँ बीच में टकराती। ऐसा तब होता है जब ये न्यूट्रल होती, बट ये न्यूट्रल तो थी नहीं, ये तो नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज थी, इसी वजह से पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट किया इसने। बात क्लियर हुई? तो ये इन्होंने प्रोसेस रखा। ऑलराइट, नाउ थर्ड केस की हम बात करते हैं दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे किस में ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता करेंगे बेटा? ये जो सन से आने वाली जो रेज हैं ये कैसे ही आ रही हैं? सीधी आ रही है बेटा। अगर इनका वेव कुछ और डायरेक्शन से होती तो शायद तुम्हारी शैडो जो है वो बनती नहीं। ये बात तब पता चली जब हमने इसकी शैडो देखी। एज दे फॉर्म ए शैडो, एज when paddle wheel is placed in between the path, shadow appear। अगर उसके पाथ में कोई पैडल व्हील रख दें, जैसे देखो इसका डायग्राम ये बनेगा। अब मैं बाकी पूरा ऑपरेटर्स नहीं बना रहा, सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव डाल के छोड़ रहा हूँ, ठीक है? जो मेन काम है वो समझो। यहाँ मान लीजिए ये नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड ये है और पॉजिटिव ये है जी। तो पॉजिटिव को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, छोटा सा हल्का सा हिस्सा ले लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए आपकी। दिस इज़ द पॉजिटिव एंड, ठीक है? और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड से ही पता चला था, फ्लोरोसेंस मटेरियल से ही पता चला था कि उस पर टकरा रहा है और हम देख पा रहे हैं, वरना हम पता ही नहीं कर सकते एनालाइज। और बीच में इसने रख दिया एक छोटा सा पैडल व्हील। पैडल व्हील समझते हो? एक मेटल का बना हुआ इस तरह का व्हील टाइप में कुछ भी रोटेशन। इज इट क्लियर? इस तरह से रख दिया, प्लेस कर दिया बीच में। तो अब होगा क्या? अगर रेज आ रही हैं, तो इसे टकराएंगी। भाई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा हाथ है, रेज आ रही है, तो अगर रेज इतनी पावरफुल है कि इसका कोई असर ना हो तो आर पार निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये पावरफुल है रेज से, तो यहाँ पे टकरा के वापस जाएंगे और इसके पीछे उसकी शैडो बनेगी। ये बात तभी पॉसिबल है जब रेज सीधी आ रही हो। अगर वो वेव की फॉर्म में है, सोचो जरा, ऐसे आए, यूँ गई, इसका कोई असर ही नहीं हुआ, और इसका कोई असर ही नहीं हुआ तो क्या शैडो बनेगी? तो शैडो तभी बनती है जब आपकी रेज सीधी आती है। और इस बात से कंफर्म हुआ दैट इज कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब इसको यहाँ पर
क्या दिखाई दिया? इसकी शैडो दिखाई दी, लाइक इन दिस वे। समझ पा रहे हो आप? इसकी शैडो अपीयर हुई, और शैडो क्या कंफर्म करेगी? दैट इज कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ इतने पॉइंट्स? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फटाफट लिखते चलो। रब करो। बिल्कुल बेटा, डायग्राम सब में बनेगा। यस, डू फास्ट। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट। इसके 10-12 पॉइंट हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करें। नेक्स्ट आता है आपका कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। फोर्थ इज कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। अब क्या मतलब होता है मटेरियल पार्टिकल का? दैट मीन्स दे हैव सम मास। इनके पास कुछ मास है। मटेरियल का मतलब उनके पास मास है, मैटर है। और मैटर वो होता है जो मास हो, जिसके पास दो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस। एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, और वी कॉल्ड एज मटेरियल। तो अगर ये पार्टिकल मटेरियल है, मैटर है, तो इनके पास मास होना चाहिए। उस बात को कैसे कंफर्म करोगे? क्योंकि ये पार्टिकल तो इनविजिबल टाइप का है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें मास है या नहीं? तो जे थॉमसन ने कैसे कैलकुलेट किया, ये बात याद रखना है। इसका मतलब होता है हैविंग सम मास, हैविंग सम मास। ऑल्दो मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बट स्टिल हैविंग अ मास। ये बात वैसी होगी, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसके लिए तुम्हारा मास यूनिवर्स के कंपेयर करूंगा तो शायद नेग्लिजिबल ही हो, लेकिन तुम हो ना, फिर भी तुम्हारी खुद की कोई आइडेंटिटी है ना। विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स अगर मैं बात करूं तो तुम्हें हटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा ना। तो वही सिचुएशन यहाँ है। तो याद रखना, इस चीज को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहां पर वही चीज नेगेटिवली रेज बनाया हम लोग ने यहां से, और बीच में क्या रख दिया बेटा? पैडल व्हील रख दिया, लाइक इन दिस मैनर। दिस इज अ पैडल व्हील। अब समझ गए पैडल व्हील क्या होता है? ठीक है। अब अगर रेज आई और इसको घुमा दिया तो इसका मतलब है कि इसके पास कुछ ना कुछ मास था। बात समझ में आई? भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हें एक चौक से मारता हूं और तुम्हें लग रही है चोट, तो मतलब इस चौक में कुछ मास है ना, है ना, तभी तो लग रही है तुम्हें चोट। हवा के पार्टिकल से तुम्हें मार रहा हूं, लग रही है, लेकिन उसमें भी मास है, लेकिन तुम्हारा मास उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसी हवा को बहुत ज़्यादा प्रेशर से तुम्हें फेंक के देखूँ एक पतले से होल के थ्रू, शायद आर पार हो जाए। तो दैट मीन्स दे हैव ए मास। तो ये कंफर्म कैसे हुआ? द पैडल व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, वो रोटेट होने लग गया भैया। और इस बात से कंफर्म हुआ तो हम बोल सकते हैं एज पैडल व्हील, एज पैडल व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, जो पैडल व्हील था वो घूमने लग गया आपका। इस बात से कंफर्म हुआ कि इसके अंदर कुछ मास था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए बेटा। बुक्स में रिमेंबर वन थिंग कि बुक्स के अंदर ये सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे, सीधा बोल रखा है कैथोड रेज है आर मटेरियल पार्टिकल्स, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बस ये लिखा है। क्यों है कैसे है वो नहीं बता रखा, तो एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पर, तो थोड़ा आपको आइडिया भी समझ में आएगा और रीज़न भी क्लियर होंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। अब कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग मतलब गर्म कर देता है। इस बात को प्रूफ कैसे करोगे भैया? देखो, अगर रेज आ रही हैं और पैडल व्हील घूम रहा है, पैडल व्हील पे बार बार टकरा रहा है, तो हमें पता है कोई भी चीज़ को बार बार टकराने से वो चीज़ गर्म, ये तो मेटल था ना, पैडल मेटल का बना होगा, एल्यूमिनियम का मान लो, आयरन का मान लो, किसी भी मेटल प्लेट का मान लो, तो बार बार जब इस पर टक्कर होगी तो ऑब्वियसली बात है ये हीटअप हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो रेड हॉट बन जाएगा। तो इस बात से कंफर्म हुआ कि कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। तो हम कैसे बोलेंगे? कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट एज द पैडल व्हील, जो पैडल व्हील था आपका कैसा हो गया? पैडल व्हील बिकम रेड हॉट, वो रेड हॉट हो गया आपका। इज इट क्लियर नाउ? आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट 6, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस
कैथोड रे जो होते हैं वो आयनाइज करते हैं गैस को। बताया था कल मैंने आपको आयनाइजेशन क्या होता है, इसी फिनोमेना को बोलता है आयनाइजेशन। आयनाइज्ड होना मतलब मटेरियल पे कोई भी चीज़ अगर टकराती है तो उसमें क्या होगा, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। दैट शोज दैट कैथोड रेज कैन आयनाइज द गैसेस। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग, आयनाइजेशन ऑफ गैस। और ये बहुत अच्छे से पता हमें। ठीक है, नेक्स्ट रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रेज भी प्रोड्यूस करती हैं कैथोड रेज जब भी किसी मेटल के सरफेस पर टकराती हैं। ठीक है, ये एक्स रेज क्या होती हैं, गामा रेज क्या होती हैं, आगे समझाऊंगा आपको कि क्या मतलब होता है एक्स रेज का, क्या मतलब होता है कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, इनका मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो रेज हैं, रेज आर नथिंग जस्ट एनर्जी पार्टिकल। ये एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के। तो अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो इस वेव को हमने ये नाम दे दिया, इस वेव को ये नाम दे दिया, इस वेव को ये नाम दे दिया। जैसे तुम लोग अभी हो, तुम लोग अपने आप को पार्टिकल समझो, लेकिन हो सकता है इस पार्टिकल का मास अलग हो, इस पार्टिकल का मास हो, इस पार्टिकल की एनर्जी अलग हो, उस पार्टिकल की एनर्जी अलग हो, और शायद दूसरा पार्टिकल जो उसकी तरह दिखता हो, तो मैं कह दूंगा इनको अल्फा रेस, फिर दूसरे वाले को बीटा रेस। तो इस तरह से नाम दे दिया। तो चार्ज, मास और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये 5-6 चीज़ों के कंपेयर करके देखा तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग चीज़ों में पाए गए और उनको फिर नाम इंडिकेट कर दिया। वैसे ही है एक्स रेज। तो एक्स रेज हैं, आती तो एनर्जी पार्टिकल्स ही हैं, तो एनर्जी पार्टिकल, लेकिन इसकी एनर्जी कुछ और होगी बाकी ये पार्टिकल से, इनकी वेवलेंथ कुछ और होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बात करते हैं, कौन कौन सी होते हैं आगे आपको समझाएंगे डिटेल में। 8th पॉइंट, कैथोड रेज। कैथोड रेज deviate towards the north pole when placed in external magnetic field। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कैथोड रे किसकी तरफ डाइवर्ट हुई, नॉर्थ पोल की। अब कैसे समझाएं इस बात को, समझ जाओ बेटा। वापस से डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो कैथोड रे है, नेगेटिवली चार्ज यहाँ से आ रही है और इस तरफ लगा दो इस बार नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड रख दी इस बार हमने बाहर की तरफ, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इधर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दो, दैट इज जिंक सल्फाइड। तो अब होगा क्या, रेज आएंगी और इधर टकराई, तभी तो पता चलेगा कि किस तरफ जा रही है। अगर सीधे जा रही होती तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर साउथ पोल की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो साउथ पोल की तरफ डेविएट हुई, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है इसका मतलब नॉर्थ पोल की तरफ डेविएशन हुआ। बात समझ में आई? तो कैथोड रेज जो होती हैं, दरअसल ये बोला जाता है कि परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगी, ये बात याद रखना। द ट्रैवल टू द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ये ट्यूब है, जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, इसके बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अगर रेज ऐसे ही आ रही हैं तो ये जो वेव है ना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए उसका। ये ऐसे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा तो उस वे में जाएंगे, और परपेंडिकुलर के थ्रू देखा तो नॉर्थ पोल की तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट किया इसने। और तो याद रखना भी कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये सारी बातें थी, समझ में आई? ठीक है, तो 8 पॉइंट हो गए। आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो सफिशिएंट है 8 पॉइंट। इज इट? कर लोगे? ठीक है। सो दीज ऑल अबाउट द कैथोड रेज। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 9th पॉइंट में हम लिखते हैं इस बात को, जो कैथोड रेज होती है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कैथोड रेज आर या डू नॉट डिपेंड, या ऐसे करो, वेट अ मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज करो। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज do not depend on the gas filled। मतलब इसका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज इन बातों पे डिपेंड नहीं करेगा कि अंदर कौन सी गैस भरी है। आप चाहो तो जे थॉमसन ने अलग अलग गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करवा के देखा और हर बार एक ही रिजल्ट पाया कि इसका चार्ज बाय मास रेशियो था 1.76 × 10⁻⁴
11 कूलम पर केजी, वापस से वही निकला। उसने हीलियम गैस भर के देखी अंदर तो भी यही निकला, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भर के देखी तो भी यही निकला। तो हर बार एक ही चीज़ निकल रही थी। तो इसने ये कहा कि गैस जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे कौन कौन सी आ गई कि उसका चार्ज क्या है, चार्ज हो गया, या फिर चार्ज बाय मास रेशियो हो गया, या फिर मास हो गया, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि अंदर कौन सी गैस फिल्ड की गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि आगे प्रोटॉन डिपेंड करता है, आगे प्रोटॉन डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैथोड रेज। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देखें, रिकॉल करें, ये रब करें नीचे का, ठीक है। एक शॉर्ट में इस चार्ट के थ्रू फॉर्मेट बना लेते कि कैथोड रे पे क्या क्या बात पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है। शॉर्ट ब्रीफ समरी ऑफ द कैथोड रेज। अगर हम बात करें कि इस पे चार्ज, जिसको ई से शो करेंगे, कितना था बेटा चार्ज इसका? द चार्ज इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। सेकेंड थिंग, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 1.11 कूलम, और वी कैन से 8 कूलम पर ग्राम्स। दोनों में याद रखना है, केजी में भी ग्राम में भी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मास कितना था? मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 क्या केजी, या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ग्राम्स। दिस इज 28 माइनस में, ये बात याद रखना, ठीक है। ये वैल्यूज माइनस में। देन रिलेटिव मास, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये मास कौन सा था? रेस्ट मास। इट इज टेकन एज रेस्ट मास, ठीक है। रिलेटिव मास कितना था? टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिए वैल्यूज। और लास्ट प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, डू नॉट डिपेंड किस पर? ऑन गैस फिल्ड। और एक और बात बोल सकते हो, कैथोड रेस आर ऑरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से हुई थी बेटा? कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम, दो बात थी। फर्स्ट तो हुई थी कैथोड प्लेट से, है ना, पहले तो कैथोड प्लेट से आई थी। एंड सेकंड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ गैस के थ्रू आई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर नाउ? एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चार्ज किसने डिस्कवर किया था? Who discovered the charge? That is Millikan. By which experiment? Millikan oil drop experiment के थ्रू, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, जे थॉमसन। याद हो गया? और ये भी याद रखना है कि इनकी वैल्यूज डिपेंड नहीं करती गैस फिल्ड पे। नोट डाउन देन फास्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोटॉन। डू इट नाउ। द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, कि एनोड रेस, हाउ एनोड रेस आर डिस्कवर्ड। एनोड रेस आर जस्ट पार्टिकल्स हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज। तो गिवन हेडिंग डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस पे डालो। देखो ये पाया गया कि एक एटम जो होता है, इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एक एटम कैसा होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर उसमें, पहली बात, कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद क्या डल्टन एटॉमिक थ्योरी और आगे होनी चाहिए? फिर क्या कहा था डल्टन एटॉमिक थ्योरी में? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल। यहाँ तो डिविजिबल किया, उसकी पूरी रामायण गा दी हमने कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर मास ये होता है एंड सो ऑन। तो डल्टन एटॉमिक थ्योरी तो रिजेक्ट हुई। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रिजेक्ट करते जाएंगे। इवन दो साइंस में, केमिस्ट्री में हम लोग बार बार डल्टन एटॉमिक थ्योरी को फेल करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव भी उसी को देते हैं क्योंकि उसी ने फर्स्ट स्टार्ट किया था। ये बताया तो था कि एटम होते हैं, ठीक है। एनीवेज, नाउ हैविंग द दैट इज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, द एनोड रेज। अब ये एनोड रेज की डिस्कवरी का दिमाग में आया कैसे? कैसे पता चला कि एनोड रेज नाम की भी कोई चीज़ होंगी? ठीक है, तो देखो बेटा, इसके ऊपर कहानी सुनो।
डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो ये बोला गया, इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो देखो ये बोला गया है कि एक एटम जो होता है इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। अगर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता, अगर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो पूरी तरह से नेगेटिवली होना चाहिए था वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता तो सिर्फ वो पॉजिटिव की तरफ भागना चाहिए था। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ और एक एटम को फेंकता हूँ तो मैंने देखा कि वो तो सीधा जा रहा है, इसका मतलब वो तो न्यूट्रल है, एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल। तो इसका मतलब वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा। गॉट इट? तो ये कहानी आई। अब जे थॉमसन को इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, सब लोगों ने जाना, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस बुलाई, सबसे पहली बार कॉन्फ्रेंस बुलाई उसने, और बताया कि मैंने ये बातें क्रुक की थ्योरी से निकाल के सामने लाई हैं आपके। एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसका चार्ज ये होगा, जिसका मास ये होगा, एंड सो ऑन। फिर क्या हुआ, कुछ एक साइंटिस्ट आए बीच में, उनमें से एक था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कहा मैं तुम्हारी बात को विश्वास नहीं करता, ऐसा होता भी है, मैं तो घर जाके करूँगा, देखूँगा, और उसने ऐसे करने की सोची। और क्या स्टोरी हुई वो हम कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।